Hello students, welcome to Anuraja Nursing classes. So today we are going to start our new topic, antimicrobial stewardship. So basically antimicrobial stewardship is a topic in BSc third semester students. So it is basically focused on only BSc third semester students. Okay, so let's start our topic. So first of all, what is the introduction? What is antimicrobial stewardship? Okay, so its stewardship is the act of taking good care of something. Okay, मतलब जो stewardship का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज की अच्छे से केयर करना. ठीक है. एंटीमाइक्रोबियल स्टूवर्डशिप क्या है? कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम है जो प्रमोट करता है एंटीमाइक्रोबियल्स मतलब एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, एंटीफंगल्स, इनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना. ठीक है. इससे क्या होगा? पेशेंट आउटकम अच्छा होगा. ठीक है. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, उसको कम होगा. ठीक है. और इन्फेक्शन का स्प्रेड भी क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा. क्यों? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स जो है उनका स्प्रेड भी कम हो जाएगा. एक्चुअली ये जो एंटी माइक्रोबियल स्टुअर्डशिप प्रोग्राम है ये इसलिए ही चलाया गया है क्योंकि ज्यादातर एंटी माइक्रोबियल्स जो भी एंटीबायोटिक्स है, एंटीवायरल्स है, हम क्या कर रहे हैं? उसका बहुत ज्यादा अब्यूज कर रहे हैं. ठीक है. हमें थोड़ा सा भी एक दिन का फीवर होता है, हम तुरंत ही क्या करते हैं? एंटीबायोटिक को एडमिनिस्टर कर लेते हैं विदाउट एनी डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन. ठीक है. तो इससे क्या होगा? जो माइक्रोब्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रेजिस्टेंट हो जाएंगे. किसके? ड्रग्स के. तो हम क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने किसी एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जिसको फीवर आया, उसने एंटीबायोटिक ली 25 mg की. ठीक है. जिस दिन फीवर आया उसी दिन ली. ऐसे करते करते वो महीने साल ऐसे वो लेता गया. फिर एक टाइम पे क्या होगा? ये जो एंटीबायोटिक होगी 25 mg की, अब वो उस पर असर नहीं करेगी. ठीक है. तो वो क्या करेगा? डोज बढ़ाएगा. ठीक है. डोज बढ़ाएगा 50 mg. ठीक है. फिर धीरे धीरे क्या होगा? कितना भी डोज देंगे हम, ये एंटीबायोटिक उस पर्सन को इफेक्ट नहीं करेगी. इट मीन्स जो फीवर जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, जिस माइक्रोब की वजह से हुआ है, वो अब क्या हो गया? रेजिस्टेंट हो गया है. किसके? उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के. ठीक है. इसी तरीके से अगर सारे लोग ऐसा करते रहे तो क्या होगा? सभी लोग उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म माइक्रोब के अगेंस्ट हो जाएंगे. मतलब अगेंस्ट इन द सेंस वर्क नहीं होगा. ठीक है. कोई भी एंटीबायोटिक देंगे हम तो क्या होगा? धीरे धीरे वो जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएगा. ठीक है. तो इसीलिए इस चीज को कम करने के लिए एंटी माइक्रोबियल स्टुअरशिप प्रोग्राम चलाया गया है. क्योंकि WHO ने 2016 में ही बोला था, एक कॉन्सेप्ट दिया था उसने सुपर बग्स का. सुपर बग्स मतलब WHO ने ये कंसर्न जताया था कि जो आजकल हम एंटीबायोटिक का यूज या एंटी माइक्रोबियल का अब्यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से आने वाले सालों में क्या होगा? सुपर बग्स जनरेट होंगे. ठीक है. सुपर बग्स क्या है? यही मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कितनी भी एंटीबायोटिक्स, वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स भी आप दे देंगे तो भी वो क्या होंगे? वो किल या इनहिबिट उनकी ग्रोथ नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वो रेजिस्ट हो गए हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए. ठीक है. तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है और यही हमारा एंटीबायोटिक स्टुअरशिप प्रोग्राम है. ठीक है. WHO ने लॉन्च कब किया था? ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट एंड यूज सर्विलांस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ग्लास भी कहते हैं. कब लॉन्च किया था? 2015 में. क्यों? टू फिल द नॉलेज गैप्स एंड इन्फॉर्म स्ट्रेटेजीज एट ऑल लेवल. ठीक है. तो फुल फॉर्म क्या है ग्लास का? प्लीज मेक श्योर टू रिमेम्बर. Okay, and GLASS is introduced or launched in 2015. Okay. According to epic.org, antimicrobial stewardship क्या है? कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम है that promotes the appropriate use of antimicrobials, especially antibiotics, and improves the patient outcome, reduce microbial resistance, and decreases the spread of infections caused by multi-drug resistant organism. What we have already studied. Okay. Second, according to pewtrust.org, antibiotic stewardship refers to efforts in doctors' offices, hospitals, long-term care facilities, and other healthcare settings to ensure that antibiotics are used only when necessary and appropriate. तो pewtrust.org क्या कहते हैं कि जो एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप है ये क्या है? एफर्ट है. ठीक है. ये प्रोग्राम क्या है? एफर्ट है. किसका? डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल्स का.
ठीक है। लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज जो क्रोनिक केयर सेंटर्स हैं उनका किसके प्रति, या अदर हेल्थ केयर सेटिंग्स का किसके प्रति, पेशेंट्स के प्रति, ताकि वो क्या इंश्योर करे कि वो ज्यादातर एंटीबायोटिक का यूज ना करें। जब एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल का यूज नेसेसरी है या अप्रोप्रिएट है उसी टाइम पे एंटीबायोटिक देनी है, अदरवाइज अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। एंड जब भी हमें एंटीबायोटिक किसी को देनी है तो हमें लो डोज एंटीबायोटिक से स्टार्ट करना, हाई डोज एंटीबायोटिक से नहीं स्टार्ट करना। ओके, सो अकॉर्डिंग टू WHO क्या है, एंटीबायोटिक स्टुअरशिप इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच, एक सिस्टम वाइज अप्रोच है। क्या करने के लिए, एजुकेट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए किसको, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, ताकि वो एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस को फॉलो करें और प्रिस्क्राइब करें एंटीबायोटिक्स व्हेन नेसेसरी एंड व्हेन अप्रोप्रिएट। ओके, सो हिस्ट्री क्या थी, 1996 में जॉन मैकगोवन एंड डेल गर्डिंग ने पहली बार एंटी माइक्रोबियल स्टुअरशिप टर्म को अप्लाई किया था, जहां पे उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक कैजुअल एसोसिएशन है किसके बीच, एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज के और उसका रेजिस्टेंस के। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल स्टुअरशिप टर्म को इंट्रोड्यूस किया था 1996 में। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल स्टुअरशिप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AMS भी कहते हैं, ये रिफर्स क्या करता है, ऑप्टिमल सिलेक्शन, मतलब सही तरीके का सिलेक्शन, डोजिंग, सही तरीके की डोजिंग, एंड ड्यूरेशन एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट का, जिससे क्या हो, बेस्ट क्लिनिकल आउटकम आए और साइड इफेक्ट्स क्या हो जाए, मिनिमल। ठीक है, ना के बराबर साइड इफेक्ट्स आए एंड मिनिमल इम्पैक्ट ऑन सब्सिक्वेंट रेजिस्टेंट। ठीक है, अगर हम एंटी माइक्रोबियल स्टुअरशिप का सही तरीके से यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हमें एंटीबायोटिक फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे लो डोज की देनी है। ठीक है, उसके बाद ज्यादा समय के लिए नहीं देना है, जितना समय के अप्रोप्रिएट है उतने ही टाइम पे देना है, उतने टाइम के लिए ही देना है। ठीक है, साथ ही साथ करेक्ट रूट पे देना है। ठीक है, ऑप्टिमल सिलेक्शन देना है, बहुत ज्यादा हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पहले नहीं देनी, पहले नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से ट्रीट करना है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, अगर हम एंटीबायोटिक का सही सिलेक्शन करेंगे, सही यूज करेंगे, ठीक है, सही डोज देंगे, सही ड्यूरेशन पे देंगे, तो क्या होगा, साइड इफेक्ट्स मिनिमल हो जाएगा और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होने के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंसिडेंस, so according to 2019 रिपोर्ट, यूएस में अकेले यूएस में 2.8 मिलियन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हो रहे थे हर साल, जिसमें से 35,000 पीपल डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं। ये क्या है, एक मेजर कंसर्न है। ठीक है, in addition to this it also mentioned that 2,23,900 cases of clostridioids difficile occurred in 2017, जिसकी वजह से 12,800 पीपल मर गए थे। ठीक है, में इन रिपोर्ट, अब ये रिपोर्ट सिर्फ वायरस और पैरासाइट को अभी इंक्लूड नहीं किया है, ये सिर्फ एंटीबायोटिक्स की वजह से है, सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से है। क्लियर है, विजन क्या है एंटीबायोटिक स्टुअरशिप प्रोग्राम का, बीइंग प्रोएक्टिव, मतलब जो खतरा हमें आने वाले सालों में दिख रहा है उसके लिए हम अभी से तैयार हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम अभी से क्या करें, पहले से ही प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट करें। सेकेंड, सपोर्टिंग ऑप्टिमल एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ, सपोर्ट करना हमने किसको, एनिमल हेल्थ को भी एंड ह्यूमन हेल्थ को भी। नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग वेज टू रिड्यूस ओवरऑल यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल, हमें एक्सप्लोर करना है डिफरेंट डिफरेंट वेज के लिए, जिससे हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके एंटी माइक्रोबियल्स का यूज के। ठीक है, नेक्स्ट, यूजिंग द ड्रग्स दैट प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज बाय किलिंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इन अ रिस्पॉन्सिबल वे, ऐसी ड्रग्स हमें यूज करनी है जो क्या करे, डिजीज को प्रिवेंट करे और ट्रीट करे, कैसे, रिस्पॉन्सिबल वे में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को किल करके। ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल वे में नहीं, मतलब एक्सेसिव हमें यूज नहीं करनी है एंटीमाइक्रोबियल्स का। ठीक है, हमने क्या क्या विजन देखा, बीइंग प्रोएक्टिव होना चाहिए एंटीमाइक्रोबियल स्टुअरशिप प्रोग्राम, सपोर्टिंग ऑप्टिमल एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ, exploring ways to reduce overall use of antimicrobials, using the drugs that prevent and treat disease by killing microscopic organism in a responsible way. Okay, नेक्स्ट, गोल। तो आप लोग ही सोचिए कि गोल क्या क्या हो सकते हैं हमारे एंटी माइक्रोबियल स्टुअरशिप प्रोग्राम के। एनी गेसेस? ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रिवेंट द जनरेशन एंड स्प्रेड ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट, ठीक है, जिससे कि हमें क्या होगा, ड्रग्स का इफेक्टिवनेस ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट के स्प्रेड को या फिर जनरेशन को प्रिवेंट कर दे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, उसका ड्रग्स के इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, बीइंग टू प्रिजर्व ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीमाइक्रोबियल मेडिकेशन, ह्यूमन और एनिमल हेल्थ को प्रिजर्व रखना है। टू इम्प्लीमेंट अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, हमें क्या करना है, एक टीम बनानी है, किसकी, स्टुअरशिप टीम, ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल स्टुअरशिप टीम बनानी है, जिससे कि उस टीम में कौन कौन होना चाहिए, एक इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन होना चाहिए, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट होना चाहिए जिसको इन्फेक्शियस डिजीज की ट्रेनिंग मिली हो, ठीक है, इन्फेक्शन प्रिवेंशनिस्ट होना चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, एंड एक क्लोज कोलैबोरेशन होना चाहिए स्टाफ का, किससे, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी से, ठीक है। तो ये क्या है, एंटीमाइक्रोबियल स्टुअरशिप टीम के मेंबर हैं, कौन कौन, एक इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट, एक इन्फेक्शन प्रिवेंशनिस्ट, एक क्लोज कोलैबोरेशन किसका होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी यूनिट का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एंटीमाइक्रोबियल ओवर यूज, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, मिस यूज नहीं करना है, अब्यूज नहीं करना है, गलत तरीके से यूज नहीं करना है, एंड टू मिनिमाइज द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जब जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, उसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट, इट एक्सटेंड्स द लाइफ स्पैन ऑफ presently available antimicrobial agents and protects the new ones in terms of effectiveness. अगर एंटीबायोटिक्स का हम सही से यूज करें तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो हमारी जो एंटीबायोटिक अभी हम यूज करें वो हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इंश्योर करना, एंड टू स्टैंडर्डाइज द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर एंड डिक्रीजेस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी। अगर हम सही तरीके से एंटीबायोटिक स्टोरशिप का यूज करेंगे, एंटीबायोटिक्स से यूज करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट को डिक्रीज कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। So next, it enables better identification of resistant organisms and monitor the existence of resistant infection in living beings. मतलब कि ये क्या करेगा, अगर हम एंटीबायोटिक स्टोरशिप प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो हम सर्वेलांस भी करेंगे, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से एंटीमाइक्रोबियल्स हैं, मतलब कौन कौन से माइक्रोबियल्स हैं जो क्या हो गए हैं, रेजिस्टेंट हो गए, तो हमें पता चल जाएगा, इसलिए उसके अगेंस्ट हम फर्दर इंटरवेंशंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द मोर एंटीमाइक्रोबियल्स वी यूज द हायर द रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा हम एंटीमाइक्रोबियल्स का यूज करेंगे उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, देयर आर 5 R's ऑफ एंटीमाइक्रोबियल स्टुअरशिप, ठीक है, 5 R। 5 R का पहला आर क्या है, रिडक्शन, ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, एंटीमाइक्रोबियल्स का रिड्यूस करना है यूज, ठीक है, जितना ज्यादा हम एंटीमाइक्रोबियल कम से कम यूज कर सके हमें उतना कम यूज करना है। रिफाइनमेंट, ठीक है, रिफाइन करना है। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट, अगर जो एंटीबायोटिक हमें सही से नहीं, बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम यूज नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करेंगे। रिव्यू करना है कि जो हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मेक श्योर करनी है। नेक्स्ट, वन बाय वन हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, everyone who uses antimicrobial acknowledges that use can cause harm beyond the animal being treated. Anytime we use these drugs, the reward should outweigh the risk. When we do use an antimicrobial, we should take action that reduce the risk for future animals and the public health. जब भी हम एंटीमाइक्रोबियल्स का यूज करेंगे तब हमें ध्यान देना है कि जो एंटीबायोटिक हम यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर एनिमल्स या फ्यूचर पब्लिक हेल्थ को हार्म ना करे, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। रिस्पॉन्सिबल वे में हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक का यूज करना है। नेक्स्ट, रिडक्शन, बग ऑफ, ऑलरेडी आई टोल्ड यू द सुपर बग्स, दैट ओनली, ठीक है। whenever we can we need to look for ways to reduce our reliance on antimicrobials. जब भी हम चाहते हैं हमें क्या करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रिड्यूस करना है, कम करना है एंटीमाइक्रोबियल्स का यूज का, ठीक है। रिफाइनमेंट, द थर्ड आर, when we use antimicrobials we should ensure that we are using the right drug. जब भी हम यूज करेंगे एंटीमाइक्रोबियल्स का तब हमें ये इंश्योर करना है कि हम राइट ड्रग यूज कर रहे हैं,
उसके राइट डोज पे यूज कर रहे हैं, राइट टाइम होना चाहिए और राइट ट्रीटिंग द राइट बग, ठीक है। द करेक्ट लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरेशन भी राइट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें राइट होंगी तभी हमारा क्या होगा, इफेक्टिवनेस अच्छा होगा और एडवर्स इफेक्ट कम होगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। क्या क्या राइट होना चाहिए, राइट ड्रग होनी चाहिए, राइट डोज होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए और राइट बग को ट्रीट करने के लिए वो ड्रग होनी चाहिए। नेक्स्ट द फोर्थ आर इज रिप्लेसमेंट। कंसीडर non-antimicrobial product that could be used to promote good health and prevent disease. हमें ऐसे products यूज करने हैं नॉन एंटीमाइक्रोबियल, जो माइक्रोबियल्स एंटीमाइक्रोबियल्स ना हो, जिसके आगे जो क्या करे, गुड हेल्थ प्रमोट करे और डिजीज को प्रिवेंट करे। So our fifth R is review. Okay. So what we have to do, we have to review the antimicrobials we are using. Everyone on the farm management team, owners, herds people, nutrition, veterinarian need to sit down and look at the farm records on a regular basis. When we do this, we should be critical of every instant that an antimicrobial was used and decide on a specific strategy for making further improvement and reductions in use. Okay, so we are not using antimicrobials only in human beings, right? We are also using in plants. So whatever we have to do, we have to review if we are using in a hospital setting antimicrobial for the patients or the clients. What we have to do, we have to review. All the antimicrobial stewardship team members should sit down and should clearly review for a 1 month or for a 1 week for the particular cases, for the particular antibiotics or the particular microbes, so that they are able to graph whether the antimicrobial or whether the microbes are developing resistant or not. Okay, so these are the 4 R's we have to do. So next is the elements of the antimicrobial stewardship program. So the first element is leadership commitment. Okay, so the team members should have the leadership commitment. Leadership must dedicate necessary human, financial and IT resources to the project. Okay, so leadership program means if the antimicrobial stewardship program is running in a hospital, there should be a leadership commitment that the management should give appropriate finance and resources and necessary human manpower so that the program can achieve its success. Okay, so next is accountability. Everyone should be accountable for their work. Next, drug expertise. The clinical physicians or the pharmacists should be the drug expertise for that. And action, they have to action in a particular way for the benefit of the program. Tracking, we have to track what are the antibiotics we are using, our doctors are using in a particular health setting, and how the clients are responding, what are the side effects they are getting, or like that. Then reporting, we have to everything should be reported in a particular document. We have to make sure that. So these are the 5 elements of the antimicrobial stewardship program. First is leadership commitment, second is accountability, third drug expertise, fourth action, fifth tracking, and sixth reporting. And last but not the least is education. We have to educate about our doctors. We have to educate about antimicrobial stewardship program and antimicrobial stewardship. What is it? And how we have to prevent the antimicrobial resistance. We have to educate our team members, and not only team members, our nurses, our doctors, and our clients also, so that they can't go in a just a nearby pharmacy or medical store and get the antibiotics. This is not a good thing. Okay, so this kind of actions can lead to antimicrobial resistance. So next is the core elements of antibiotic stewardship program. Okay, first is hospital leadership commitment. We have already discussed. This is just the thing of the things. Okay, next 4 Ds of the antimicrobial or antibiotic stewardship program. Okay, the first D is right drug. Okay, the drug should be right dose. It should be given at the right dose. We have already seen this in the refinement, the third R. Okay, next
de-escalation to pathogen-directed therapy means we have to give the pathogen-directed therapy means what antibiotics made for that pathogen, that microbe, we have to give that only. Okay. Next, right duration of the therapy. The therapy should be of the right duration. Suppose, for example, what is happening right now or in many of the years, that if the one time we are going for the consultation with the doctor said after 1 week you have to come. Due to some work or due to some other issues, the client is not going after 1 week. What he is doing? The client is continue taking that medicine for 2 week, 3 week, and after that he is going when he is getting ill. So that is the problem it is getting. So that only can cause. So we have to follow the 4Ds: right drug, right dose, de-escalation to pathogen-directed therapy, and right duration of the therapy. Okay. So there are 4 tiers of human health baseline, which is urgent threats, serious threats, concerning threats, or watch list. Urgent threats, these are the urgent threats that right now they are cutting the antimicrobial resistance. Okay, so carbapenem resistant Acinetobacter baumannii, Candida auris, Clostridium difficile, carbapenem resistant, drug resistant Neisseria gonorrhoeae. Okay, serious threats are drug resistant Campylobacter, drug resistant Candida, extended spectrum beta lactamase producing Enterobacteriaceae, vancomycin resistant Enterococci, MRSA, drug resistant Streptococcus pneumoniae. These are the serious threats going on right now, which are the major antimicrobial or multi-drug resistant organisms. Okay. Concerning that, what are the coming threats? Erythromycin resistant group A Streptococcus, clindamycin resistant group B Streptococcus, and the watch list which we are watching only: azole resistant Aspergillus fumigatus, drug resistant Mycoplasma genitalium, drug resistant Bordetella pertussis. Okay, so these are the 4 tiers: urgent threats, serious threats, concerning threats, and watch list. So next, examples of hospital antibiotic stewardship intervention. So first are the governance structure. Organization strategy should be there for antibiotic stewardship program. Policy should be there in which 48-hour review will be there. IV to oral switch, because if we are switching from IV to oral, it is less. IV is more harmful because IV is giving 100% bioavailability. Okay, and oral is just little bit. Okay, so automatic stop orders we have to give if termination of prescriptions after a specified interval unless authorization to continue obtained. Okay, automatic stop orders. If the antibiotic is giving adverse effects or the duration is completed, so we have to give automatic stop order. Next, compulsory order forms we have to fill for the restricted antibiotics. So these are the hospital program examples. Next, expert approval. We are for some infections or restricted antibiotics, we have the expert approval is needed to prescribe the antibiotics. Okay. So dedicated antibiotic prescription chart should be there. Removal by restriction, whatever we are removing from the and drug cupboards, any restricted antibiotics, we have to remove it by restriction only. Then therapeutic substitution, pharmacists authorized to substitute alternative antibiotics. Antibiotic cycling and rotation policy should be maintained by the hospital staff. Mixing, diversity, and heterogeneous prescribing policy should be also there and should be followed. Then antibiotic stewardship committee should be there. We have already seen about that, and it should be there in the hospital. Next, operational delivery. Antibiotic formulary may incorporate limited antibiotics subject to prescribing restrictions such as requirement of a pre-authorization. Means whatever we are giving antibiotics, the hospital should have a chart for that. Okay, and they have to remove the restricted antibiotic, and if the restricted antibiotic is prescribed, it should be only by the expert doctor's prescription. Okay, guidelines should be there for initial treatment of common infection. Evidence-based, it should be evidence-based, peer-reviewed, and
informed by local resistant data where possible. Guidelines should be there for preoperative prophylaxis for common surgical procedure. Only that antibiotic we have to use, not more than that. Reminder system should be there. Computerized physician order entry, electronic prescribing may incorporate computerized decision support system. This is the new electronic devices problem. Mobile device software application for point of care information and guidance should be there. Okay. So third is the risk management. Okay. First of all, our operational things. Second, organizational thing, and third is risk management. So guidelines should be there for infection management so that we can prevent the antibiotics allergy or antimicrobial resistance. Information should be there for safe administration of IV antibiotics. Guidelines should be there for dosing and monitoring of serum levels of toxic antibiotics. Okay. Then fourth but not the least, clinical microbiology or infectious disease specialists and laboratory support should be there. Validation of and interpretation of microscopic culture should be there. Surveillance should be there. I already informed you. Telephone consultation for advice on infection management should be there. And bacteremia follow-up services should be there in the hospital. And they have to follow. Next is control and quality assurance should be there. Surveillance of antibiotic prescribing test we have to conduct. Public reporting and benchmarking for antibiotic consumption data should be there. Audit should be done and prescribing policy should be getting feedback. Audit and feedback of adherence to guidelines should be there. Sixth, education and training should be there. Induction training on antibiotic stewardship program should be there in the hospital. Revalidation training should be there. Distribution of education printing material should be there. Educational meeting should be conducted for antibiotic stewardship program. Electronic learning we have to give. Antibiotic prescribing competency assessment should be there. Academic detailing or educational outreach services should be there. Nominated clinical champions for antibiotic stewardship should be there. And provision should be there for patient information and counseling. So these are all the examples of the what? Antibiotic stewardship program in a hospital setting. Now we are moving about the antimicrobial resistance. Okay. So what is the antimicrobial resistance? It refers to a change in behavior of microorganism. Okay. Change in behavior means that if the particular microbe is dying or killing by that particular antibiotic, if the microbe is now not responding to that antibiotic, it is known as antimicrobial resistance. Okay. So, what are the superbugs? I already told you superbugs are the microbes that have tendency of developing antimicrobial resistance. Superbugs are not affected by any medicine, thus the infection persists in the body and increases the risk and its transmission of diseases. What are the types of antimicrobial resistance? So, first is intrinsic resistance. Intrinsic resistance means a type of bacteria that survive antibiotic treatment and multiply because it is intrinsically resistant. For example, many types of bacteria have cell walls, some don't. An antibiotic like penicillin that prevents cell wall building can't harm a bacterium that doesn't build a cell wall in the first place. Okay. So what is intrinsic resistance? It means जैसे कि मान लीजिए हमने पेनिसिलिन दी है, तो पेनिसिलिन क्या है? एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो सेल वॉल पे जाके अफेक्ट करती है, ठीक है? अब ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या डेवलप कर जाएंगे? इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएंगे. क्लियर है? नेक्स्ट है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस. The bacteria can also acquire resistance. This happens when a type of bacteria changes in a way that protects it from the antibiotic. Bacteria can acquire resistance in two ways, either through a new genetic change that helps the bacterium survive or by getting DNA from a bacterium that is already resistant. Means acquired. तो बैक्टीरिया क्या होगा? विद द टाइम क्या करेगा? एक्वायर करेगा. एक्वायर मतलब अपने में चेंजेस लाएगा विद द इन्वायरमेंट. अब जैसे कि हम किसी को पेनिसिलिन बार बार दे रहे हैं, सेल वॉल मतलब जिन बैक्टीरिया में सेल वॉल है, ठीक है, पर एक टाइम आएगा कि जो वो माइक्रोब होगा या बैक्टीरिया होगा जिसको हम पेनिसिलिन दे रहे हैं, वो क्या करेगा?
बार बार उसी पेनिसिलिन से अफेक्ट होते होते वो क्या करेगा, अपने ही जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज ले आएगा। ठीक है, चेंज लाने की वजह से अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर पेनिसिलिन पे अफेक्ट नहीं, अब ये पेनिसिलिन उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे अफेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, या भी ये भी हो सकता है ये बैक्टीरिया क्या करे, ऐसे बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल या डीएनए ले जिससे जो ऑलरेडी रेजिस्टेंट है पेनिसिलिन से, तो भी इसमें रेजिस्टेंट आ जाएगा। तो ये कैसा टाइप ऑफ रेजिस्टेंट है, एक्वायर्ड रेजिस्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट है डीएनए ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, जीन शेयर करेगा। जिन बैक्टीरिया में ऑलरेडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होगा वो क्या करेंगे, जीन शेयर करेंगे और एक नया जेनेटिक चेंज आएगा जिसके थ्रू क्या होगा, सारे ही बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट जेनेटिक चेंज। जेनेटिक चेंज में क्या होता है, बैक्टीरिया डीएनए प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू मेक प्रोटीन, सो अ चेंज इन डीएनए कैन कॉज अ चेंज इन प्रोटीन। डीएनए क्या करेगा, प्रोटीन को इंस्ट्रक्शंस देगा कि आप चेंज हो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आना चाहिए। तो प्रोटीन में चेंज आएगा तो डीएनए में चेंज आएगा, और डीएनए में चेंज आएगा तो एक प्रोटीन का शेप भी इफेक्ट होगा, साथ ही साथ एंटीबायोटिक अब उस पर एक्ट करेगी तो अब उस पर एक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जेनेटिक चेंज आया, जेनेटिक मटेरियल में चेंज आया, जेनेटिक मटेरियल का शेप साइज और कॉम्पोजिशन में चेंज आएगा, तो इट मीन्स वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट इज नेक्स्ट मल्टी सॉरी नेक्स्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जिसको हम एमडीआर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, एमडीआर मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब एक जो बैक्टीरिया है वो एक से ज्यादा या दो से ज्यादा एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वर्क करता है, मतलब रेजिस्टेंट है। ठीक है, और ये क्या है, डेंजरस है पब्लिक हेल्थ के लिए। इसमें क्या हो सकता है, क्रॉस और को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं जो क्या है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, वो है एमआरएसए, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, वीआरई, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट इंटेरोकोकाई, ईएसबीएल, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज, पीआरएसपी, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, we have to clearly remember about the multi-drug resistant organisms. So first is methicillin resistant Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus क्या है, एक ऐसा पैथोजन है जो कि स्किन और नोज में क्या करता है, हेल्दी पीपल में भी रहता है। एक ऐसा बैक्टीरिया हो गया है जो रेजिस्टेंट हो गया है मेथिसिलिन से। ठीक है, सो मेथिसिलिन कॉन्ट्रैक्टेड, सो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से क्या होगा, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन या सर्जिकल साइट इन्फेक्शन या फिर निमोनिया होने के चांसेस होंगे, और ये मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। सिम्टम्स क्या होंगे, स्मॉल रेड बम्प्स अपीयर देखने को मिलेगा स्किन में, जो बहुत ही ज्यादा डीप हो जाएगा, फिर पेनफुल हो जाएगा और बॉयल्स फफोले जैसे पड़ सकते हैं, जिसमें बाद में पस फिल हो जाएगा, जिसको हमें बाद में सर्जिकली ओपन करके ड्रेन करना पड़ेगा। समटाइम्स एमआरएसए सिर्फ स्किन में रहेगा, या समटाइम्स स्किन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से हार्ट, लंग, बोन यहाँ पे जाके वहां पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। टाइप्स ऑफ एमआरएसए कौन कौन से होते हैं, हॉस्पिटल एसोसिएटेड एमआरएसए जो कि हॉस्पिटल सेटिंग में ही कन्फाइंड होते हैं। ये क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे डायरेक्ट इन्फेक्टेड वुंड से या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या कंटामिनेटेड हैंड्स या फिर पुअरली सैनिटाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से। ये क्या करते हैं, हॉस्पिटल एसोसिएटेड एमआरएसए, ये ब्लड इन्फेक्शन मतलब सेप्टिसीमिया एंड निमोनिया कॉज करते हैं। सेकेंड है कम्युनिटी एसोसिएटेड एमआरएसए, ये क्या करेंगे, क्लोज पर्सन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन या वुंड से, और ये कम्युनिटी एसोसिएटेड है तो मेजरली स्किन इन्फेक्शन ही कॉज करते हैं। कैसे प्रिवेंट करेंगे, हैंड हाइजीन करेंगे। ठीक है, शावरिंग करेंगे, कोई भी एथलेटिक इवेंट क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला तो शावर किया, उसके बाद पर्सनल आइटम्स को शेयर नहीं करना है, एंड वुंड केयर अच्छे से करनी है। नेक्स्ट हमारा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये क्या करता है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करता है और एक लंग इन्फेक्शन है। these बैक्टीरिया ये क्या करेंगे, ईयर इन्फेक्शन और साइनस इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं, मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कॉज करेगा, क्या साइनस सिम्टम देगा, कफिंग, स्नीजिंग, और ये कैसे फैलेगा, क्लोज कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। सिम्टम्स क्या 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 आ सकते हैं, फीवर आ सकता है, कफ होगा,
ब्रीथ शॉर्टनेस होगी, चेस्ट पेन होगा, स्टिफ नेक देखने को मिल सकता है, कंफ्यूजन होगा, डिसोरिएंटेशन हो सकता है, पेशेंट लाइट जॉइंट ईयर पेन देखने को मिलेगा, स्लीपलेसनेस देखने को मिलेगी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हियरिंग लॉस भी कर सकता है, ब्रेन डैमेज और डेथ का कारण भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कार्बापेनम रेजिस्टेंट इंटेरोबैक्टेरिया। ठीक है, इंटेरोबैक्टेरियाई एक फैमिली है जो क्या करती है, ई कोलाई की फैमिली होती है। इसमें ना ई कोलाई बल्कि साल्मोनेला, सिजेला ये सब भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि इंटेस्टाइन में रहता है और कोई डिजीज कॉज नहीं करता है, लेकिन क्योंकि अब इसमें डेवलप हो गया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो ये अब ये इनके मेन सिम्टम्स क्या होंगे, वॉमिटिंग एंड डायरिया। ये ऑर्गेनिज्म स्प्रेड करेंगे आउटसाइड द गस्ट और अदर एरिया और अदर ऑर्गन सिस्टम में जाके सीवियर इन्फेक्शन कॉज करेंगे, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन एंड वुंड्स इन्फेक्शन। ठीक है, तो कार्बापेनम इज एन एंटीबायोटिक जिसको हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन के लिए, जो कि एंटेरोबैक्टेरिया की वजह से होता है। नाउ अब जो एंटेरोबैक्टेरिया वो कार्बापेनम से ही रेजिस्टेंट हो चुका है। ठीक है, कैसे हम मल्टीड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है विद बॉडी फ्लूइड्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, हैंड वॉशिंग करनी है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग वेयर करनी है, केयरफुल यूज करना है एंटीबायोटिक का, प्राइवेट रूम्स होने चाहिए, डेली क्लीनिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशनली ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। सो एक्रोनिम क्या है, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट एंड एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट भी कहते हैं। ये क्या है, एक ऐसा ड्रग रेजिस्टेंट जो मल्टीपल माइक्रोबियल एजेंट के अगेंस्ट होता है और ऑल्सो ड्यू टू देयर चांसेस ऑफ रेजिस्टेंट टू ऑलमोस्ट ऑल अप्रूव्ड एंटीमाइक्रोबियल। ये क्या करते हैं, यूजुअली क्या होते हैं, ये मल्टीपल माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंट मल्टीपल माइक्रोबियल एजेंट के रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन इनमें ये चांस होता है कि ये सभी पे सारे एंटीबायोटिक पे, सारे एंटीमाइक्रोबियल्स पे क्या हो जाए, रेजिस्ट हो जाए, इसलिए इनको अलग क्लास में रखा गया है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पैन ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीडीआर भी कहते हैं। बैक्टीरिया दैट आर रेजिस्टेंट टू ऑल अप्रूव्ड एंटीमाइक्रोबियल्स, जितने भी अप्रूव्ड एंटीमाइक्रोबियल्स हैं ये सभी पे रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट क्या होते हैं, जो 2 से ज्यादा ड्रग से रेजिस्टेंट करते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट क्या होते हैं, जो 2 से ज्यादा अधिक ड्रग पे रेजिस्टेंट करते हैं, पर उनमें ये क्वालिटी होती है कि वो सभी पे रेजिस्ट कर सकते हैं। एंड पैन ड्रग रेजिस्टेंट क्या होती है, ये सभी अप्रूव्ड एंटीबायोटिक्स पे क्या करते हैं, रेजिस्ट होते हैं। क्लियर है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीमाइक्रोबियल स्टुअरशिप। हमने आज एंटीमाइक्रोबियल स्टुअरशिप में क्या क्या देखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि एंटीमाइक्रोबियल स्टुअरशिप एक ऐसा केयर प्रोग्राम है जो कि एंटीबायोटिक का राइट डोज, राइट ड्रग, राइट ड्यूरेशन पे यूज करने में हेल्प करता है। और ये क्या पर्पस क्या है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम करना, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट स्टुअरशिप प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करना, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम करना एंड एंटीबायोटिक का इफेक्टिवनेस बढ़ाना एंड क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करना। देन हमने इनका विजन देखा, हमने इनका गोल्स देखे, फिर हमने 5R देखे, 4Ds देखे, एलिमेंट्स देखे, देन हमने देखा टाइप्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नाउ लास्टली हमने देखा जितने भी टाइप्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, पैन ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, हमने इंट्रिंसिक ऑर्गेनिज्म भी देखा, इंस्ट्रक्शन चेंज, एक्वायर्ड रेजिस्टेंस देखा, जेनेटिक चेंज देखा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीमाइक्रोबियल स्टुअरशिप प्रोग्राम।